तो चीन और ताइवान संबंधों में एक तरफ ताइवान छोटा द्वीपीय देश जो अपनी शिक्षा, साइंस, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग की पावर बनते हुए अपनी स्वायत्तता, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ वो चीन जो दुनिया की महाशक्ति बनने की आशा रखता है, जिसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं खासकर शी जिनपिंग के राष्ट्रपति काल में ज्यादा दिखने लगी हैं, वो उसके लिए एक तमाचा है कि बाकी शक्तियों को, दूर दूर की शक्तियों को वो क्या संदेश देगा। अगर हम सामान्य लैंग्वेज में कहें तो चिराग तले अंधेरा उसके लिए साबित हो रहा है। और ताइवान पर वो बहुत सारी, एक तरह से चीन ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया है और उसकी वन चाइना पॉलिसी का कोर हिस्सा ताइवान है, अतः वह किसी भी तरह वह इस पर अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहता है। अभी जो इरिटेंट अगर इंटरनेशनल रिलेशन में देखें तो एक मुद्दा चीन और ताइवान के संबंध जिस तरह से मोड़ ले रहे हैं, उससे एक गंभीर चर्चा चल पड़ी है कि कहीं यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद कहीं एक और युद्ध तो नहीं होने जा रहा, जिससे जो हमारी वैश्विक शांति है वो काफी खतरे में पड़ जाए। इस बात को समझने के लिए जब हम चीन ताइवान के संबंधों को देखते हैं तो इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे पहलुओं की बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आज जो रिसेंट सिचुएशन है वो क्या है। हम ये भी देखेंगे कि आखिर जियो स्ट्रैटेजी ताइवान की क्यों इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड रिलेशन के लिए। तीसरे नंबर पर देखेंगे कि आखिर ये इतना मतभेद चाइना और ताइवान आपस में क्यों है, और ये तहकीकात करते करते हमें केवल रिसेंट नहीं बल्कि इसे वर्ल्ड हिस्ट्री और थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर ये ताइवान और चीन के बीच ये जो इरिटेंट्स हैं, विवाद हैं, वो क्यों पैदा हुए। इसका मतलब बेस हमारा तभी मजबूत होगा, ये रिलेशन कहीं ना कहीं इतिहास की जड़ों में समाया है। जब तक हम उसे नहीं समझेंगे तब तक हम इन दोनों के बीच के रिलेशन की तलखी को, इन दोनों के बीच के वास्तविक संबंधों को नहीं समझ पाएंगे। तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे। तब चौथे नंबर पर फिर हम देखेंगे कि इसमें अमेरिका कहां है, अमेरिका क्या कहता है, और साथ ही साथ हम अपने भारत का पक्ष भी देखेंगे। कुल मिलाकर आप देखते होंगे हर महीने, कम से कम हर साल एक ना एक बार चीन और ताइवान के बीच संबंधों को लेकर न्यूज़पेपर में चर्चा रहती है और यह संबंध सबको समझने की जरूरत है। जब हम बेसिक से शुरू करते हैं तो सबसे पहले जब हम चाइना की बात करते हैं तो चीन अपने आप को पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। बड़ा ऑफिशियल जो चाइना अपने आप को नाम देता है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और यह कहता है अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पहला नाम चाइना और ताइवान में हमें पीआरसी और आरओसी कहना है। रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया ताइवान और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया चीन। अब यहां से जो संबंधों की बात है, ऑब्वियसली अगर हम इसे एक नेक्स्ट मैप से देखें तो ये जो एरिया है चाइना का, चीन के, ये चीन है, यहां पर ये ताइवान स्ट्रेट मेडियन लाइन बोलते हैं, एक दोनों के बीच की स्थिति है, और यहां से यहां तक चाइना है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ताइवान है। लेकिन अगर ये जो है यही टेरिटोरियल वाटर्स की बात होती है। अब चाइना क्या करता है, चाइना का कहना है कि ये जो ताइवान स्ट्रीट है या ताइवान है, ये सारा का सारा हमारा, और ये सारा मुद्दा शुरू होता है वन चाइना पॉलिसी से। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है एकल चीन की नीति। वो अपनी संप्रभुता, वो अपनी अखंडता की बात मानता है, और यह सारा विषय शुरू होता है चीन और ताइवान के बीच विवाद का। उस पॉलिसी का नाम है चीन की वन चाइना पॉलिसी। आपको याद होगा इसी के तहत कभी उसने तिब्बत को कहा था, और साउथ चाइना सी पर भी इसी बात को लेकर क्लेम कर रहा है कि भाई वो वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है और दक्षिणी चीन सागर चीन का है, कोई भी अगर आ रहा है तो उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है।
कहा जाता है कि आजकल एक हल्के संवाद के रूप में कि चीन की विदेश नीति आजकल ऐसे डायलॉग से चलती है कि जो तेरा है वो भी अब मेरा है। आपने बचपन में अगर देखा होगा, हम लोग जब क्लास जाते थे, आप क्लास जाते होंगे तो बगल वाली सीट पर आपको दोस्तों को बैठाना हो तो रुमाल रख लेते थे या बैग रख देते थे और कहते थे सीट मेरी है। चाइना के बारे में भी जितने पड़ोसी देश हैं उसके बारे में यही है। वो अपना क्लेम करता है और धीरे धीरे विवाद उत्पन्न करके इतना विवाद उत्पन्न करता है और आक्रामकता नीति से बाद में उसे अपना सॉवरेन हिस्सा मानने लगता है। लेकिन जब ताइवान की बात करते हैं तो वन चाइना पॉलिसी वो कहता है भाई कि ये पूरा का पूरा ताइवान जो है वो हमारा है और इसीलिए कहीं किसी को इस मसले पर अन्य किसी को नहीं पड़ना चाहिए, ये हमारा आंतरिक मामला है। अब जब इस बात को देखते हैं तो आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसी कौन सी बात आई और कहां से यह विवाद शुरू होता है। तो इस बात को देखने के लिए हमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब वन चाइना पॉलिसी को पूरे उससे देखेंगे तो इसके बैकग्राउंड में सबसे पहले जरा हम हिस्ट्री में चलते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, इसकी कहानी शुरू होती है सबसे पहले यहां पर जब शासन था, राजतंत्र था, और राजतंत्र में जब चिंग वंश का शासन था, उसी चिंग वंश के शासन के दौरान 1895 में 1895 में पहला जापान और चाइना का युद्ध हुआ। जापान जीत गई और जापान का कब्जा हो गया ताइवान पर। पहले इसे फार्मोसा द्वीप भी कहा जाता था। ताइवान पर कब्जा हो गया जापान का। अब एक तरफ ऐसा चलता रहा, दूसरी तरफ जो मेन चीन है, यहां पर भी जैसा कहा गया कि चिंग वंश का शासन है, जो मेन लैंड है चाइना का, जिसे हम आजकल पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कह रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ, चीन में कैसे हालात, कैसे राजनीतिक परिवर्तन हुआ। तो चिंग वंश के खिलाफ धीरे धीरे लोगों में एक बदलाव की भावना आ रही थी, विद्रोह की भावना आ रही थी, और यहीं पर एक चिन्हाई क्रांति हुई, चिन्हाई रेवोल्यूशन। और इस चिन्हाई रेवोल्यूशन ने पहली बार 1911-12 में वहां राजतंत्र को पलटकर गणतंत्र की स्थापना की। कहा जाता है एशिया का पहला गणतंत्र इसी संदर्भ में चीन में स्थापित हुआ और एक बड़ा नायक पैदा हुआ चीन की राजनीति में, जिसका नाम था सन यात सेन। बहुत रेस्पेक्ट करते थे, सारी पार्टियों में इनकी पॉपुलैरिटी थी, इनका सम्मान था, अतः सबको बात रखने में सन यात सेन साहब बहुत सफल हुए। तो 1912 में जब गणतंत्र स्थापित हो गया, 1925 तक कमोबेश शांति बनी रही चूंकि सन यात सेन जिंदा थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, जब उनकी मृत्यु होने के बाद सन यात सेन की आपस में पॉलिटिकल क्लैशेज उभरने लगे और इसी के बाद यहां पर दो तरह की पार्टियां, एक का नाम था कोमिंगतांग, केवाईटी बोलते हैं, और दूसरी इसी समय कम्युनिस्ट पार्टी, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिसे आप कहें, लेकिन हम यहां कह रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी। और कम्युनिस्ट पार्टी और इन दोनों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया कि कौन असली एक तरह से चीन का रिप्रेजेंट करेगा, किसकी सरकार रहेगी। और यहीं पर कोमिंगतांग की तरफ से जो नेता थे वो थे चियांग काई शेक, और कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेतृत्व उभरा जिसने चाइनीज रेवोल्यूशन को अंजाम दिया, वो थे नन अदर देन माओ त्से तुंग। और माओ त्से तुंग और इनके बीच अब क्लैशेस शुरू हो गए। हालत ये हुए कि बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। चियांग काई शेक ने अपनी सारी ऊर्जा चीन के विकास की जगह, चीन पर गुड गवर्नेंस की बजाय किसी भी तरह कम्युनिस्टों को मिटा देने में कर दी। उधर माओ त्से तुंग अपनी समाजवादी साम्यवादी विचारधारा को बढ़ाते हुए, किसानों मजदूरों की बात करते हुए, जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों में बांटने की बात करते हुए
पॉपुलर होते जा रहे थे और इनकी एक लॉन्ग मार्च जब इन्होंने यात्रा की और वहां से माओ बहुत प्रसिद्ध और बहुत पॉपुलर हो गए चाइना में, और धीरे धीरे माओ मजबूत होते गए और चियांग काई शेक कमजोर होते गए, यहां तक कि अंततः यही चियांग काई शेक अपना दल लेकर, अपने सोर्सेज लेकर ताइवान आ गए। तो स्थिति अब बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि 1949 में जब चीन की क्रांति हुई, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट था, राजनीति का पार्ट था, ये बहुत छोटा, मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया। जब 1949 की चीनी क्रांति हो गई तो इस चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद जो चीन है वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है और जो ताइवान है वहां पर वही कुओमिंटांग पार्टी है। यहां चियांग काई शेक है तो यहां पर माओ त्से तुंग है। अब यहां से चाइना और ताइवान का अलग अलग होता है, लेकिन इसी बीच वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन, जैसा मैंने कहा था कि भाई ताइवान पर तो जापान का शासन था 1895 में, क्योंकि पहले युद्ध में चिंग शासन को हराकर ताइवान जापानियों के पास था। लेकिन 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, जापान हार मान लेता है। उसके बाद पोट्सडम सम्मेलन से और लास्टली सैन फ्रांसिस्को में जब 1951 में जापान ने कहा अब हमारा वहां से कोई लेना देना नहीं है, आधिकारिक रूप से एक तरह से जापान जहां पर भी उसका कब्जा था और खासकर ताइवान क्षेत्र को आजाद कर देता है, अब अपना नियंत्रण ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि हमारा नियंत्रण नहीं रहा। तो 1951 से अब जापान हट गया। इसका मतलब यहीं से ताइवान पर शासन केवाईटी का हो गया और यहां पर ताइवान और इधर चीन में कम्युनिस्ट शासन इस तरह से चलने लगा। अब आता है कि विवाद, कह रहा, आपको आश्चर्य होगा, विश्व इतिहास में, इंटरनेशनल रिलेशन में कई ऐसी बातें हैं जो आपको अचंभित करेंगी। अब देखिए क्या होता है। होता यह है कि शुरुआती दौर में, चूंकि इसी समय कोल्ड वार चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका और यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस, इसने असली चीन किसको माना तो आपको आश्चर्य होगा, इसने असली चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना को माना। याद रखिएगा, जिस चीन की मुख्य भूमि, जो मेन चीन है, उसे दर्जा नहीं दिया गया। और यहां तक कि जब शुरुआत में सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल की भी जो सदस्यता है ना, वो सुरक्षा परिषद की सदस्यता पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को नहीं मिली, बल्कि किसको मिली? ताइवान को, रिपब्लिक ऑफ चाइना को। ट्विस्ट एंड टर्न देखिए। शुरुआती दौर में जो चीन समझा जाता था, जिससे ऑफिशियल रिलेशन थी, वो रिपब्लिक ऑफ चाइना माने ताइवान था। चीन को मान्यता नहीं दी गई। जो मेन चीन, जो आज अपने आप को क्लेम करता है और बड़ा एक तरह से दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है, दुनिया ने उसके अस्तित्व को 1971 तक उस रूप में मान्यता नहीं दी और ताइवान से ही ऑफिशियल चैनल चलते रह गए। लेकिन यह बात अलग है, इस बीच में माओ त्से तुंग हो या पेंग हो, उनके नेतृत्व में चाइना अपना शांतिपूर्ण विकास करता रहा। इसी समय हालात में परिवर्तन आता है और 1970 में, 1970 के डेकेड में अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है निक्सन, और निक्सन के विदेश सचिव के रूप में होते हैं हेनरी किसिंजर। ये दोनों एनालाइज करते हैं कि अमेरिका की जरूरतें कहां ज्यादा पूरी हो रही हैं। याद रखिए, अमेरिका की विदेश नीति के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी यह है कि उसकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे यूपीएससी का ट्रेंड यह है कि कोई ट्रेंड नहीं है, सब पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। वैसे ही अमेरिका ने क्या किया, क्यों कहा ऐसा? क्योंकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक से भी अच्छा टर्म कहें, प्रैग्मेटिक है। वो कोई कमिटमेंट पर नहीं टिकी है। जहां उसको लाभ दिखेगा उसी से दोस्ती करता है अमेरिका। बहुत ही प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी है। अगर उसे पाकिस्तान से दोस्ती अच्छी लग रही तो वो पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ाएगा।
अगर उसे अफगानिस्तान से लगता है तो अफगानिस्तान से, भारत से तो भारत से। वो स्थायित्व वाली बात या जो हमारे भारत में कही जाती है, नहीं भाई वो हमारा पुराना मित्र है, इमोशनल एंगल है, अमेरिका के लिए ये संवेदना, ये भावना किसी बात का नहीं। जहां उसको फायदा है उस तरह से रिलेशन बदलता है। उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है ताइवान। क्या क्या इन्होंने देखा, उस जमाने में जो चीन की पॉपुलेशन है, जो चीन की जनसंख्या है, वो ताइवान की जनसंख्या से 60 गुना अधिक है। आज भी लगभग यही है। अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान लगभग 2 करोड़ 40 लाख के आसपास की जनसंख्या है। और अगर हम चाइना की बात करें तो वो 130 करोड़ की जनसंख्या है। तो यहां पर अब इस बात को देखिए, जब इतनी बड़ी जनसंख्या है तो बाजार होगा, और अमेरिका को चाहिए बाजार। 70 के दशक में जो न्यू इकोनॉमिक चैलेंजेस थे उसमें उसको फायदा चीन से दिखा, और जैसे ही फायदा चीन को दिखा, अब इन लोगों ने, अमेरिका ने क्या किया कि किसको मान्यता दे दी, अब उसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ऑफिशियल चाइना मान लिया। देखिए ट्विस्ट हो गया, अब पीआरसी उनके लिए ओरिजिनल चाइना हो गया। और इसीलिए इसी के बाद आप देखेंगे कि सभी जगह पर जो भी सुरक्षा परिषद की मान्यताएं हैं, सारी चीजें 1972 में आकर जो आज का मेनलैंड चीन है, पीआरसी है, इसको मिलने लगा। और जब यह मिलने लगा, अब चाइना का अस्तित्व दुनिया में स्वीकारा गया। और इसी समय एक और घटना हुई, इसीलिए आपको यह भी पता होना चाहिए, एक बड़ी विचित्र सी बात, कि ताइवान एक ऐसा देश है, पहला चीज, यूनाइटेड नेशंस का सदस्य है क्या? तो नहीं है। बड़ी अजीब सी स्थिति होती जाएगी। इसे केवल 12 देशों ने ही मान्यता दी है, वो बहुत छोटे छोटे जो द्वीपनुमा देश हैं। अभी पिछले साल चाइना के दबाव में होंडुरास और नौरू, इन 2 द्वीपीय देशों ने, जो पहले ताइवान को एक देश की मान्यता देते थे, अपनी ऑफिशियल चैनल बनाते थे, उन्होंने भी यह मान्यता वापस ले ली। कुल मिलाकर 12 देश ही ताइवान को अलग सॉवरिन कंट्री मानते हैं। याद रखिए, हम भारत भी, अमेरिका भी ताइवान को सॉवरिन कंट्री नहीं मानता। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट चाइना ने स्वीकारवाया, जो स्वीकारोक्ति कराई, और अमेरिका भी मानने लगा कि यह वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है। और वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा मतलब यह चीन का, भले ही वहां ऑटोनॉमस स्टेटस है, लेकिन यह चीन का अंग है। और ऐसे करके ये चेंजेस आने लगे। लेकिन उसी के बाद अपनी कमिटमेंट, अमेरिका ने अपनी स्थितियों का आकलन करते हुए 1979 में, 72 में चीन को मान्यता दे दी। और 1979 में फिर कहा कि ताइवान, एक तरह से ताइवान रिलेशंस एक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, टीआरए बोलते हैं, ताइवान रिलेशंस एक्ट पारित किया 1979 में अमेरिका ने, और कहा कि ताइवान की रक्षा से संबंधित प्रस्ताव अमेरिका जरूर देखेगा। और इसी संदर्भ में 1982 में जब रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने 6 आश्वासन दिए, ये बड़े फेमस हैं। और इसी 6 आश्वासन में कहा गया कि ताइवान की रक्षा का दायित्व या सुनिश्चितता अमेरिका जरूर करेगा। और इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ उसने ताइवान की मान्यता की जगह चाइना को मान्यता दे दी, ऑफिशियल कंट्री चाइना को माना, वन चाइना पॉलिसी को माना, लेकिन साथ ही साथ ऑटोनॉमी ताइवान को देते हुए ताइवान की सुरक्षा का दायित्व लिया। आप जानते हैं इसके पीछे जियो स्ट्रेटजी और अमेरिका के अपने प्रभुत्व की बात है। वो जानता है कि ताइवान की जियो स्ट्रेटजी ऐसी है, अगर उसे इंडो पैसिफिक ओशियन में प्रभावी रहना है तो यहां पर उसे मजबूत बनना होगा, और इसलिए उसने सुरक्षा का दायित्व ले लिया। इसीलिए जब आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है, यह अमेरिका की जो है एक तरह से बड़ी ही एम्बिग्यूटी स्ट्रैटेजी थी, और इसी के कारण जो भ्रम बना रहा कि क्या स्थिति है। लेकिन अब चीज क्लियर होना चाहिए कि वन चाइना पॉलिसी तो मानता है, लेकिन ताइवान की स्वायत्तता की बात करते हुए उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेता है। अब जब इस तरह से बातें आई तो बात अभी यही खत्म नहीं हुई, ये तो अमेरिका का स्टेटस चल रहा है।
अब इसी बीच चीन और ताइवान के बीच कैसे संबंध बदले? तो शुरुआती दौर में चीन और जब भी कहता था वन चाइना पॉलिसी, ताइवान कहता था नहीं भाई हम अलग देश, हम नहीं मानते। लेकिन 1992 में एक समझौता हुआ चीन और ताइवान के बीच, और इसमें काफी हद तक जो बात कही गई, दोनों ने ही कहा वन चाइना, दोनों ने ही कह दिया यस वन चाइना पॉलिसी। लेकिन भ्रम बना रहा। क्या गजब का, देखो ये सोचता है, इसका कहना है कि जो ये चीन है उसी के अंतर्गत सारा चीन होगा। तो ताइवान ने कभी नहीं कहा कि नहीं ये वाला चीन के तहत सारा चीन है। ये समझता रहा एकल चीन मतलब इस चीन का प्रभुत्व तो सारे चीन के भाग पे होगा। तो वन चाइना तो इसने भी कहा कि चीन एक है, हम सब एक हैं, भाई भाई हैं। लेकिन यह भी कहा, उसके दिमाग में यह कंफ्यूजन पूरी दुनिया में बना रहा कि आखिर वन चाइना किसके अंतर्गत, कौन लीड करेगा। यह सोचता है कि मैं लीड करूंगा, यह सोचता है मैं लीड करूंगा। लेकिन 1992 इस समझौते के बाद थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद एक वैश्विक लेवल पर एक ऐसा संबंध विकसित हो जाए कि चीन और ताइवान के रिश्ते एक सामान्य स्तर पर आ जाएं। इसी समय आपको याद होगा ताइवान में 87 तक एक तरह से सिंगल पार्टी रूल था, कोमिंगतांग, और वो मार्शल लॉ के तहत जो पहली पार्टी है, कोमिंगतांग जो पार्टी है, एकल पार्टी है और मार्शल लॉ लगाकर एक तरह से कह लीजिए सैन्य तंत्र की तरह से शासन करती है। लेकिन वहां 1996 से लोकतंत्र आता है, और जब लोकतंत्र आया, अभी तक कोमिंगतांग धीरे धीरे एक रेजोल्यूशन की ओर बढ़ रही थी। लेकिन 96 के चुनावों के बाद लोकतंत्र आता है, और 2000 में तो 2000 के बाद चेंज आता है और एक नई पार्टी जिसका नाम है डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, यह धीरे धीरे लोकप्रिय होती है। और जब यह लोकप्रिय होती है, पिछले 2 सालों से टर्म, खासकर साई इंग वेन, ये जो लेडी हैं, आपको याद होगा 2020 में टाइम्स मैगजीन की पत्रिका पर जो कवर पेज पे फोटो था वो इन्हीं महिला का था। कितनी प्रभावी थी। टाइम्स मैगजीन ने इनको अपना चेहरा चुना, और इस लेडी ने, और अभी अभी जनवरी 2024 में जो चुनाव हुआ, चूंकि यहां 2 टर्म इनके पूरे हो गए, उसके बाद उसी पार्टी डीपीपी के ही जो पार्टी के जिन्हें ज्यादा फेमस नाम है विलियम लाई, लेकिन विलियम लाई चिंगते अब ये राष्ट्रपति बन गए हैं ये 2024 में। अब मैं क्यों इतना बता रहा हूं, इन दोनों का मत है, डीपीपी का मत है कि एक तरह से ताइवान की स्वतंत्रता की बात करने वाले ये लोग हैं। ये कहते हैं ताइवान एक स्वतंत्र देश है, और चीन जब भी कहता है कि नहीं भाई, इसे एक रिजोल्यूशन वही 92 में आया था, एक प्रस्ताव, यह भी आपको पता होना चाहिए, और उसका नाम है वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी, वन कंट्री टू सिस्टम। चीन ने कहा कि भाई एक सॉल्यूशन दिया और कहा कि हम एक देश बन जाते हैं, 2 स्टेट की जगह 1 स्टेट वन चाइना पॉलिसी के हिस्से से चीन ताइवान एक ही देश है, लेकिन हम आपको बहुत स्वायत्तता देंगे, हम आपको सेना तक रखने देंगे, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग का निर्णय देंगे, 2 सिस्टम होगा, जैसा कि हांगकांग और मकाऊ के बारे में चाइना कहता था। लेकिन ताइवान ये जानता है, और हांगकांग में भी आपको याद होगा अम्ब्रेला रेवोल्यूशन, कहने के लिए 2 सिस्टम है, लेकिन चाइना अपनी रणनीति, अपनी नीतियां थोपता है। तो पहले जब वन कंट्री 2 सिस्टम प्रावधान पर चर्चा हुई, और चाइना इसी पर फोर्स करता है, लेकिन जब ये पार्टी आई, डीपीपी आई, और खासकर जो इंगवेन है, द आयरन लेडी ऑफ ताइवान, इन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि हम इंडिपेंडेंस की ओर जाएंगे, ताइवान एक अलग देश है, हम अपनी स्वायत्तता, हम अपनी संप्रभुता अलग से बात करते हैं। और यहीं से जब ऐसी स्थिति आती है, तो यहां पर जब इस तरह की पार्टी की जीत हुई जो चीन की एकल चाइना की नीति की विरोधी है, तो चीन बार बार
खासकर अब वहां ऑफेंसिव अभियान दिखाता है। आज की हालत यह है कि चाइना जानबूझकर ताइवान को दबाव में लेने के चक्कर में उसके 42 से ज्यादा जो एयरक्राफ्ट हैं वो जो ये ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन है उसके आसपास घूम रही है। इसी तरह 12 कोस्ट गार्ड शिप, 16 वारशिप, ये सारी चीजों से चारों तरफ से ताइवान को घेर कर एक तरह से आप कहिए दबाव की रणनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स दबाना शुरू किया। और ये चारों तरफ से घेर कर जब वो अपनी बात मनवाने की बात कर रही है तो ऑब्वियसली ये मुद्दा केवल चाइना और ताइवान का नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल इश्यू हो गया। इसी समय आपको पता होगा, क्योंकि अमेरिका कहता है, मैंने बोला था ना रोनाल्ड रीगन 6 आश्वासन, अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये जो इसकी स्वायत्तता है और ये खासकर जो वाटर बॉडी है उस पर कोई एकल दावा नहीं कर सकता। और वैसे भी जब ताइवान की स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं, जियो स्ट्रैटेजी को, तो आप ये देखिए ताइवान स्ट्रेट कितना इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर से ताइवान जल डमरू मध्य या स्ट्रीट के रास्ते ही हम ईस्ट चाइना सी में जाते हैं और फिर हम पैसिफिक ओशियन में जाते हैं। अगर हम क्रॉस स्टेट ट्रेड को देखें तो यहां से लगभग 200 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल सिनारियो के हिसाब से भी अगर ये स्ट्रीट मीडियन या फिर हम कहें ताइवान स्ट्रीट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और चाइना कहता है कि नहीं, ये सारा का सारा हमारा है। उसका मानना है चूंकि ताइवान हमारा है इसलिए ये सारा का हिस्सा हमारा है। जबकि आप जानते होंगे जो समुद्री कानून है कहता है कि किसी देश की सीमा से 12 नॉटिकल माइल्स वो उसकी टेरिटोरियल रिसोर्स होता है। अगर लेकिन यहां ताइवान अगर स्वायत्तता है तो ये दो जगह अलग हो जाता है और अगर एक हो जाएगा तो ये पूरा एक तरह से इस पर अपनी प्रभुता, जिस तरह उसने दक्षिणी चीन सागर पे बात कही, चीन इस पर दावा करना चाहता है। अब जो समस्या आती है तो ले देकर ताइवान के आज के हालात ये हैं कि ये जो डीपीपी पार्टी है वो किसी भी तरह से वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानती या कम से कम अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता बनाए रखना चाहती है। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन या वर्ल्ड रिलेशन के अन्य टर्म्स में देखें तो यहां पर एक बात और आती है कि ये छोटा सा देश जो ताइवान है, इस ताइवान ने अपने आप को खासकर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, जिसे हम कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच में कहते हैं ना अर्धचालक, सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण में एक तरह से दुनिया में अपनी साख बनाई है। आपको आश्चर्य होगा, एक आंकड़ा कहता है, एक कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टीएसएमसी, दुनिया के सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में लगभग 50% हिस्सा केवल टीएसएमसी का है और ताइवान का अगर हिस्सा कहें तो ये 65%, दुनिया में 65% से ज्यादा जो प्रोग्रेसिव चिप बनती है, उन्नत चिप बनती है, वो सब ताइवान में बनती है। और केवल इस चिप के कारण ताइवान ने अपनी पोटेंशियलिटी, अपनी आपूर्ति श्रृंखला में, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी मजबूत जगह बनाई है। अब और आप जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट, जब दुनिया जैसे जैसे ऑनलाइन, जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रही है, आप कंप्यूटर देखिए चिप पे आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देखिए, जितने सिस्टम हैं अब सब जगह पर ये चिप इंपॉर्टेंट होती जा रही है। अगर चिप का विकास रुक गया तो समझ लीजिए दुनिया ठप हो जाएगी। और ये ताइवान ने अपनी मजबूती दिखाई है और इसीलिए सारी दुनिया, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, ताइवान से एक तरह से बेहतर रिलेशन के इच्छुक है। अब यहां पर अगर देखा जाए, चीन से भले ही ताइवान की रिलेशन इस संदर्भ में खराब है, लेकिन अगर कहा जाए आर्थिक संबंधों को, व्यापारिक संबंधों को, तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं एक डेटा से कि अगर हम आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को समझें तो आज भी
ताइवान का सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो चीन। लगभग टोटल ताइवान के कुल व्यापार का 35% से ज्यादा व्यापार चाइना के साथ है, 17.6% अमेरिका के साथ है। इस तरह से एक डेटा है और भारत यहां 16वें नंबर पे आता है उसके व्यापारिक भागीदार के रूप में। आज इसका मतलब बड़ा साफ है कि अगर हम टॉप 10 ट्रेड उसमें देखें जो ताइवान के साथ व्यापार करते हैं, तो देखिए 126 बिलियन डॉलर का व्यापार ताइवान और चाइना के बीच है। फिर यूएसए है और लेटेस्ट डेटा जो 2023 का है उसमें भारत अभी लगभग 8.4 बिलियन डॉलर का व्यापार, एनुअल व्यापार था ताइवान और भारत के बीच। कुछ डिप हुआ है, लेकिन ये हालात हैं कि एक छोटा सा देश जो बहुत सारी मुश्किलों से लड़ा, चीन की दादागिरी से लड़ा और कैसे अपने आप को उसने एक मजबूत और तकनीकी राष्ट्र के रूप में उभारा है। और इसी बीच एक समस्या और यहां एक टेक्निकल चीज समझनी है आपको। ताइवान चूंकि जिस चिप का निर्माण करता है, सेमीकंडक्टर कहें, सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है चिप का, इस सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी होता है बालू, सैंड। और ये जो सैंड है, ये 90% जो सैंड ताइवान को चीन सप्लाई करता है। देखिए रिलेशन में बड़े जिगजैग हैं। अगर सेमीकंडक्टर चिप्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली ताइवान नंबर 1 है, लेकिन इसे बनाने के लिए चाहिए सैंड, और सैंड जो है वो ताइवान 90% अपने सैंड की जो खपत है वो चीन से पूरी करता है। और चीन बार बार इसको रोकने की कोशिश करता है। इसलिए ये जो बड़ी जटिल सी एक रिलेशन है कि कैसे उसकी वो पोजीशन बनी रहे, इसमें अमेरिका, भारत, सभी को इस मसले को भी ध्यान देना है। अब देखिए, तो ताइवान चूंकि बार बार जब चाइना पॉलिसी के तहत, वन चाइना पॉलिसी के तहत बार बार जब वो क्लेम करता है, तो जब क्लेम करता है कि ये हमारा है, तो ऐसे हालात में अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत भी वन चाइना पॉलिसी, आप तो जानते ही, हमने तिब्बत भी दे दिया, बड़े प्यार मोहब्बत वाले देश हैं, है ना। बड़ा आरोप भी लगता है कि कबूतर उड़ाने के चक्कर में हमने अपना एक तरह से बहुत बड़ा संप्रभु क्षेत्र दे दिया। एक आलोचना है। उस भारत ने भी वन चाइना पॉलिसी को स्वीकारा है, और वन चाइना पॉलिसी के तहत स्वीकारते हुए एक चीज तय है कि इसका मतलब एक अलग से आधिकारिक दूतावास ताइवान में भारत का नहीं है, वो आधिकारिक रूप से देश का दर्जा नहीं देता। लेकिन फिर क्या है, तो यहां पर हमें एक चीज समझनी होगी कि भारत ने अपनी यथार्थवादी, रियलिस्टिक, यथार्थवादी विदेश नीति को अपनाते हुए 1991 में जब लुकिस्ट पॉलिसी लॉन्च की, पूरब की ओर देखो, जब वो साउथ ईस्ट एशिया से नीति बनाता है, संबंध बढ़ाने पड़ता है, उसी समय ताइवान से संबंध बना और दिल्ली में एक कहिए आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोला गया। भारत ताइवान इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर खोला गया, और इसी के साथ ताइपे, जो ताइवान की राजधानी है ताइपे, ताइपे में भारत ताइपे केंद्र एसोसिएशन खोला गया। इसका मतलब यह है कि दोनों ने अपने अपनी जगह पे अपनी रिलेशन को एक रिप्रेजेंटेटिव केंद्र जरूर खोला। दिल्ली में खोला गया क्या, आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र, और ताइपे में खोला गया इंडिया ताइपे एसोसिएशन। और इस तरह से संबंधों में जो दूरियां थी, जो कोई एक तरह से ऑफिशियल रिलेशन नहीं थी, उसे बढ़ाया गया। और ताइवान के साथ भारत आज आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक व्यापारिक संबंध तो है ही है, क्योंकि अभी कोई देश नहीं होगा जो आर्थिक व्यापारिक संबंध ना रखे, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप पर सब आधारित हैं। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध भी भारत और ताइवान ने स्थापित कर लिए। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, भारत जब इसकी एक तरह से स्वायत्तता को मानता है, और 2020 में जब
ताइवान में सरकार बनी थी, जब मैडम वेन वहां राष्ट्रपति बनी थी, तो हमारे 2 सांसदों ने, अरुणाचल के 2 सांसदों ने वर्चुअल उस शपथ समारोह में हिस्सा लिया था। और जब शपथ समारोह में हिस्सा लिया था तो जानते हैं चीन की हिल गई। चीन सोचता है कि वो जितना दबाव से और इतनी चीजों से बहुत सारे देशों को अलग थलग कर लेगा कि ताइवान को मान्यता ना दे, और भारत से भी वो यही अपेक्षा रखता है। तो कई बार इसीलिए चाइना ने ड्रामा किया कि भारत को ताइवान का किसी भी हाल में समर्थन ना करने दिया जाए। अब जब ऐसी परिस्थितियां पूरी तरह से बन गई, अमेरिका की रिलेशन खासकर ताइवान की सुरक्षा को लेकर एक अजीब सी स्थिति में है। और इसीलिए जब वो ताइवान को 19 बिलियन डॉलर का एक रक्षा खरीद समझौता हुआ है, रक्षा सामग्री खरीद समझौता, ताइवान भी कोशिश कर रहा है कि वो कम से कम उतने आवश्यक डिफेंसिव हथियार जरूर इकट्ठे कर ले कि चाइना के दबाव में ना आए। लेकिन अगर तुलना की जाए चीन और ताइवान की इकोनॉमी की, पॉपुलेशन की, सेना की और उसके एक तरह से जो भी डिफेंस आपके ऑपरेशंस हैं, उसकी तुलना में निसंदेह ताइवान बहुत छोटा पड़ेगा। और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ताइवान और चाइना का युद्ध हुआ तो ताइवान अकेले इसे सक्षम रूप से बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन यहीं पर चूंकि अमेरिका भी है और अमेरिका इसकी सुरक्षा का दायित्व लेता है, और उसके ऊपर जो सबसे सक्षम अमेरिका का नौसेना का बेड़ा है, जिसे 7वां बेड़ा कहते हैं, जैसे आपने हिंदू मिथोलॉजी में सुना होगा 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, उसी तरह आज वर्ल्ड में सबसे मजबूत जो नेवल शिप है वो 7th नेवल शिप है अमेरिका की, और वो ऊपर तैनात है। किसी भी तरह से वो इसकी सुरक्षा के लिए बात करता है। साथ ही साथ आप सबने सुना होगा, भारत भी इस संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो जाता है जब क्वाड की बात आती है। आपको याद होगा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और हमारा प्यारा भारत, हमने मिलकर क्वाड बनाया। और क्वाड की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह फ्री और ओपन नेविगेशन की बात करता है, किसी की मोनोपोली समुद्र में नहीं स्वीकारता। तो ये सारी सुरक्षा इंटरनेशनल, जिसमें अमेरिका एक प्रभावी उसमें है और कहीं ना कहीं भारत भी एक महत्वपूर्ण पक्ष बन जाता है। लेकिन जब भी इस तरह की बात होती है, जब भी कोई भी ताइवान में कोई लोकतांत्रिक पहल होती है, जब भी ताइवान के साथ किसी विदेशी बड़े देश के किसी ऑफिशियल उसका दौरा होता है, तो चाइना फिर इरिटेट होता है और कहता है उसके वन चाइना पॉलिसी पर उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। आपको याद होना चाहिए, जब नैन्सी पेलोसी जब ताइवान की यात्रा पर गई, जो स्पीकर थी अमेरिका की, तो वहां जाने पर चाइना ने बहुत ही एक तरह से तलखी वाला प्रतिक्रिया किया। इसी तरह कोई भी दूत या कोई भी ऐसा ऑफिशियल उनके यहां जाता है या वहां का ऑफिशियल किसी देश में जाता है, तो चाइना दबाव डालता है और वो बताना चाहता है कि ये उसकी सिंगल चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। और हर आप देखिए महीने में या दूसरे तीसरे महीने में यह न्यूज कि चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेरा और यहां ताइवान स्ट्रीट, वो खासकर एक पॉलिसी अपनाता है ताइवान में जिसका नाम है ग्रे स्ट्रैटेजी। ग्रे स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि जो आपकी ये मिडिल लाइन है, जहां बोला गया है कि इसके उधर चाइना इधर ताइवान, वो जानबूझकर इसके अंदर जहाज ले आता है और ले आएगा। लेकिन ऐसी ग्रे स्ट्रैटेजी लड़ाई वाली स्थिति नहीं है, उकसाने की स्थिति है। प्रतिबंधित क्षेत्र में वो आता है अपनी ऑफेंसिव दिखाने के लिए, हालात को तनावपूर्ण बनाने के लिए, और ये चाइना की सब जगह यही नहीं थी। और चाइना वो देश है जो लगभग उसकी सीमा पर लगभग उसने सभी देशों से संघर्ष कर रखा है, तनाव बना रखा है। जापान के साथ सेनकाकू दियाकू विवाद बना हुआ है, रशिया के साथ भी कुछ द्वीपों पे लड़ाई है, नेपाल को नहीं छोड़ रहा है, भारत के साथ आप जान रहे हैं वो सब अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत कहता है। तो चाइना
के बारे में नेपोलियन का वो कथन बड़ा सही हो रहा था, होने लगा, जब उसने कहा था नेपोलियन ने कि वो जो पूरब में दैत्य सो रहा है उसे सोने दो, अगर वह जागा तो भूचाल ला देगा। और जो राष्ट्रपति हैं अभी सी जिनपिंग, ये किसी भी तरह चाइना को 2049 मतलब 100 साल जब पूरे होंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाना चाहते हैं। इनकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है और इसलिए चाइना वैश्विक शांति के लिए अगर मैं कहूं कि एक खतरा बनता जा रहा है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो जानबूझकर संघर्षों में, तनावों में पड़ रहा है और अपने आप को सुपर पावर के रूप में दिखाना चाहता है। जिस समय यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ उसके बाद यह चर्चा चलने लगी कि कहीं रूस और यूक्रेन के वार ने चीन को ताइवान पर हमला करने का लाइसेंस या रास्ता तो नहीं दिखा दिया। यह सबसे बड़ा पहलू है। और अगर ऐसा करता है, अगर हम आज के हालात देखें तो अभी तो नहीं लगता, लेकिन आने वाले समय में चाइना ऐसा ना करे इसे भी नहीं माना जा सकता, वो ताइवान पर हमला कर सकता है। ऐसे में जो भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर संयुक्त राष्ट्र और जो हमारे अन्य रीजनल और अन्य एसोसिएशन हैं, उन्हें इस बात की गंभीरता को समझते हुए इस रिलेशन को बहुत ही एक तरह से कि कूटनीतिक तरीके से बना के रखना है। क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लगभग ताइवान की 65% जनता अपने आप को ताइवानी मानती है, वो चीन में शामिल नहीं होना चाहते, वन चाइना पॉलिसी नहीं मानते। 30% लोग ऐसे हैं जो ताइवान और चाइना दोनों को अपने आप को नागरिक मानते हैं, मतलब उनके मन में कहीं ना कहीं चाइना को लेकर पॉजिटिविटी है। और केवल 5% हैं जो कहते हैं कि नहीं, चाइना ताइवान एक सा है, वो एक तरह से वन चाइना पॉलिसी के, चाइना के समर्थन में। और अभी दुनिया में बेहतर लोकतंत्र की जो लिस्ट आई तो आपको आश्चर्य होगा, ताइवान उसमें 10वें नंबर पे है, अमेरिका से बेटर रैंकिंग है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जब ताइवान फॉलो कर रहा है, वहां की जनता की इच्छा नहीं है, तो ऐसे में लोकतांत्रिक ढांचे को और चेतना को बनाए रखने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाना चाहिए कि ताइवान के साथ चीन अपनी ताकत के बल पर, अपने हट के बल पर, अपने धन के बल पर कोई ऐसा काम ना करे जिसे हम अलोकतांत्रिक कहें। तो मुझे लगता है कि यह स्थिति आपको काफी हद तक क्लियर हो गई होगी कि चीन और ताइवान के बीच अगर आप पढ़ते हैं विवाद हुआ तो यह विवाद इतिहास की जड़ों में है। यह विवाद वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है कि चाइना कहता है ताइवान हमारा है, वो तैयार है इस बात के लिए कि वन कंट्री टू सिस्टम से चला जाए, जबकि ताइवान का कहना है नहीं, हम इस चीज को नहीं मानते, हमारे यहां अब डेमोक्रेटिक सेटअप है और हमारी जनता भी वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानती, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट तरीके से चलाना चाहते हैं। और जो ताइवान की जियोपॉलिटिक्स है, जियो स्ट्रैटेजी है, वो बड़ी गंभीर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो केवल चीन और ताइवान के ही रिलेशन को प्रभावित नहीं करती बल्कि पूरी दुनिया के संबंधों को प्रभावित करने में सक्षम है। इसलिए इसके ऊपर पूरे विश्व को एक बड़े ही कहिए कुशलता से, चतुर कूटनीति के तहत चाइना और ताइवान के संबंधों पर सतत नजर बनाए रखनी होगी। 28 मई 2024 को ताइवान की लेजिस्लेटिव युआन ने एक कंट्रोवर्शियल बिल पारित किया। इस बिल में यह प्रावधान है कि वह राष्ट्रपति के अधिकारों को सीमित करती दिखती है। इस बिल के बाद अगर यह कानून बन जाता है तो राष्ट्रपति को एक तरह से एनुअल रिपोर्ट संसद में देनी पड़ेगी युआन में, साथ ही साथ उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स को भी संसद क्वेश्चन पूछ सकती है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है और ये उन पर जुर्माना लगा सकती है या फिर उन्हें जेल भी भेज सकती है। और ये इस तरह का भी प्रावधान है कि वह सेना के मामलों में, प्राइवेट कंपनियों के मामले में या किसी भी ऐसे मामले में जहां उसे करप्शन की गुंजाइश लगती है, वह क्वेश्चन पूछ सकती है। दिखाने के लिए तो जो पार्टी है नेशनलिस्ट पार्टी जो कोमिंगतांग है, और दूसरी पार्टी जो ताइवान प्रोग्रेसिव पार्टी है, वो टीपीपी और
नेशनलिस्ट पार्टी, वो दोनों मिलकर इस बिल को लाते हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि इससे एक तरह से कंट्रोल रेगुलेशन और बढ़ेगा, चेक एंड बैलेंस और बढ़ेगा। लेकिन जो सोचने की बात है, नंबर एक, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ताइवान का, वहां पर इस बार ऐसा हुआ कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनी और जो राष्ट्रपति बने विलियम लाई, जिनका फेमस नाम है लाई चेंगते, ये एक तरह से राष्ट्रपति तो बन गए जो कि डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं। समस्या यह है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो माइनॉरिटी में है, राष्ट्रपति का पद तो मिला, लेकिन युवान में जो वहां की लेजिस्लेटिव है, वहां पर बहुमत ना हो पाने के कारण जो मेजॉरिटी से जब टीपीपी और नेशनलिस्ट पार्टी मिल जाती हैं तो ऑब्वियसली वो कोई प्रस्ताव पारित करा सकती हैं। और इसीलिए जब ये बिल पारित हुआ तो दो तरह की संभावनाएं आई। आप सबको पता होना चाहिए कि जो कुओमिंतांग है, नेशनलिस्ट पार्टी है, वो एक तरह से वन चाइना पॉलिसी को मानती है। 1992 में चीन और ताइवान के बीच, इस पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था और वन चाइना पॉलिसी की बात पर सहमति हो गई। लेकिन जो डीपीपी है, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, जो पिछली बार महिला थी जिन्होंने अपने निर्णयों से बहुत बार चीन को नाराज किया, वो डीपीपी एक ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट स्टेटस ताइवान का मानती है, एक सॉवरेन कंट्री की तरह देखना चाहती है। तो अब एक तरफ अब समस्या यहां है कि चीन भी चाहता है, और चीन देखिए इस समय ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा है, वो अपनी ग्रे स्ट्रैटेजी पॉलिटिक्स से चल रहा है, दबाव बनाकर ताइवान को अपने साथ करना चाहता है, अपने पक्ष में लेना चाहता है। लेकिन डीपीपी अपनी इंडिपेंडेंस की बात करती है। जनता की इच्छा भी डीपीपी के साथ है, क्योंकि लगभग 65% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि ताइवान इंडिपेंडेंट स्थिति में रहे, लोकतंत्र यही चाहता है। लेकिन जब ये युआन में बिल पास हुआ, उसके बाद भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने इस बिल का विरोध किया और बोला यह लोकतंत्र का अपमान है। क्योंकि जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो उस तरीके से जो विलियम लाई हैं उनके साथ जनता जाना चाहती है। अब अगर यह बिल पारित हुआ, एक पक्ष यह कहता है कि कहीं चाइना तो मजबूत नहीं हो रहा है, क्योंकि चाइना और नेशनलिस्ट पार्टी वन चाइना पॉलिसी के साथ है। दूसरी तरफ अगर ऐसी बातें, अगर ये पास हो गया, कानून बना, तो क्या पास होते ही कानून बन जाएगा? तो नहीं, वहां पर जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें कई चीजें हैं। पहले तो राष्ट्रपति को प्रमोलगेशन का अधिकार है, इसे पब्लिक में वो कानून किस तरह उसे प्रख्यात करेंगे। दूसरे नंबर पर एक जो गड़बड़ी दिखती है वो ये कि बहुत जल्दी में ये बिल लाकर पास करा दिया गया, जबकि जो ताइवानी सिस्टम है उसके तहत, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके तहत इसका 3 बार वाचन होता है, 2 बार समिति गठित होती है, और जब सारी चीजें देखते हैं तब जाकर पारित करके कानून बनता है। तो डीपीपी का कहना है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। तीसरा, अभी कानून से पहले वहां प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर भी है, और अगर वीटो लगा दिया प्रेसिडेंट लाई ते ने, तो एक चीज होगी कि इसके बाद भी अगर पास कराना हो तो 2/3 बहुमत से युवान को इसे पास करना होगा। 2/3 बहुमत का मतलब है लगभग 66 सीटें, क्योंकि वहां टोटल 113 सीट हैं। लेकिन वो बहुमत दोनों मिलकर भी हासिल नहीं कर पाएंगे, जो दोनों पार्टियां हैं। तो एक अभी ऐसा नहीं है कि कानून बन जाएगा, लेकिन एक बात जो दुनिया को चिंतित कर रही है कि चाइना का प्रेशर तो बढ़ता ही जा रहा है ताइवान पर। इसके साथ साथ अब वहां डीपीपी को, वहां के राष्ट्रपति को आंतरिक अशांति, आंतरिक राजनीति के असंतोष से भी गुजरना पड़ेगा। और अगर ये 2 प्रेशर होगा तो क्या ताइवान इसे सह पाएगा, या वो जो ऐसा चाइना चाहता है वैसा ताइवान को स्वीकारना पड़ेगा।